हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंडिया 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन सी होती है? जो नोट टू बी पब्लिश्ड होती है, इंटरनल यूज के लिए होती है। ठीक है, तो कौन सी एंटिटी प्रिपेयर्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डजंट मैंडेट फ्रीक्वेंसी एंड रिक्वायरमेंट। कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेट नहीं करता, फ्रीक्वेंसी नहीं बताता। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आपके इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, और जो CFS जो है हमेशा ही जो है स्टैंडर्ड नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग इसका क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरिम पीरियड। किस कोई कुछ भी इनमें से हो सकता है। इंटरिम पीरियड यानी कि शॉर्ट रन फुल फाइनेंशियल। इसका अगर शॉर्ट में कहें तो क्या है, एक ऐसी कुछ ऐसी रिपोर्ट जो फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है आपकी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें आपकी कंप्लीट आएगा। आपका बैलेंस शीट भी आएगी, आपकी P&L भी आएगी, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। या फिर कुछ कंटेंट सेट यानी कि सिर्फ हो सकता है P&L बनाए, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, कुछ ऐसे ही बनाए, वो आ सकता है, जो कि पब्लिश नहीं होंगी। नॉट फॉर द पब्लिश, ये क्या है? नॉट फॉर द पब्लिश, इंटरनल यूज़ के लिए जो आपकी रहेंगी। एंटिटी बनाती है, कोई मैंडेट, कोई फ्रीक्वेंसी मेंटेन की इतने टाइम के बाद बनाने इसकी मैंडेट इसमें नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि IFR जो है यानी कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैन बी, ये आपकी कंप्लेंट स्टेटमेंट जो है वो भी आपको इसके साथ साथ देनी है। कंप्लेंट स्टेटमेंट शुड बी गिवन फॉर ऑल इंडियाज एप्लीकेबल। तो आपको स्टेटमेंट इसमें देनी है। और ये क्या हो सकती है आपके? तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती हैं, या फिर कंटेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती हैं, जो कि हमने अभी ऊपर इसका ओवरव्यू लिया था। कंप्लीट सेट में क्या आएगा? आपकी बैलेंस शीट होगी, आपका P&L होगा, कैश फ्लो हो गया, आपका शो की यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, एंड सम टाइम जो है आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट भी इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट सेट जो है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत दिन कॉस्ट भी इन्वॉल्व करता है, इसलिए इतना इंकरेज नहीं किया जाता। एंटिटी कैन प्रिपेयर बना सकती है, और इंडिया से भी आप इसमें आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद बात आती है जी कंटेंट सेट की, यानी कि क्या सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ ये बनाते हैं हम। और इसके अंदर आपका क्या सकता है? आपकी बैलेंस शीट आ गई, या फिर P&L बना लिया, कैश फ्लो बना लिया, शो की बना लिया, कभी कभार ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, तो ये सारे सकते हैं। और उसके बाद क्या है? सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो ये रहेंगे, जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं। क्या चीज़? कंडेंस्ड सेट, इसके बारे में बात कर रहा है। जनरली प्रिपेयर्ड इन्वॉल्व्स लेस एफर्ट एंड कॉस्ट, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होता है? आपकी हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपके रहेगी मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, MRAFS। इसके अंदर आप बेसिक EPS भी बताएंगे, डिल्यूटेड भी बताएंगे, सबको आप डिस्क्लोज करेंगे। सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपके क्या हो सकते हैं? लिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स आप हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। उनके बारे में आप क्या बताएंगे? आप डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू NRV और इट्स रिवर्सल, ऐसा कुछ है तो आप बताएंगे जो नोट्स में। आप इम्पेयरमेंट लॉस बताएंगे, PPE का, इंटेंजिबल एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टी का, फाइनेंशियल एसेट्स का, किसी का भी। आप इम्पेयरमेंट लॉस का अगर कोई रिवर्सल हुआ है तो वो बताएंगे। लिटिगेशन कोई सेटलमेंट हुई है, उसको कोई एक्सपेंसेस है वो बताएंगे। एक्विजिशन और सेल ऑफ PPE कंसिडर्ड सब्सटेंशियल है तो वो बताएंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। उसके बाद लोन जो है, अगर कोई कन्वर्ट किया था आपने, कोई ब्रीच कर दी थी, कोई जो भी उसकी कोई भी टर्म एंड कंडीशन, तो उसके बारे में डिस्क्लोजर देंगे। या फिर कोई भी अगर कोई और मेटल डिस्क्लोजर है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, रिवर्सल है, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न के बारे में बात होगी। रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न आपने कोई किया, कंटिजेंट एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कुछ किया, तो उसके बारे में भी आप जो है डिस्क्लोजर देंगे, जो मेटेरियल होगा। उसके बाद आप बात करते हैं, ये देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, कोई भी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होंगी, जनरली काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये होती है। इसमें क्या रहता है, आप अगर देखेंगे तो इवेंट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट अप टू द अप्रूवल ऑफ IFR है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। आप कुछ नोट्स देंगे किस बारे में? अप्लाई, और ये जो ऊपर है जनरल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाइड सम अकाउंटिंग पॉलिसीज एज इन मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस माइनस चेंजेस, कोई चेंजेस आए हैं तो वो आप इसमें बताएंगे। लास्ट आपने मोस्ट रिसेंट में कौन सी थी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने सेम लगाई है, वो अगर कोई चेंजेस हैं तो वो भी आप बताएंगे। आप कमेंट्स देंगे इसके ऊपर, सीजन ऑफ द बिजनेस के ऊपर, प्लस बिजनेस साइकिल क्या है उसके ऊपर भी बताएंगे। उसके बाद आप बात करेंगे इसमें किस चीज़ की? अनयूजुअल इनकम या एक्सपेंसेस कोई अगर आपके आए हैं तो उसकी अमाउंट बताएंगे, इन्फॉर्मेशन बताएंगे, नेचर बताएंगे। कोई पब्लिक इशू आपने किया है, आपने कोई रीपेमेंट किया, आपने कोई बाई बैक किया है, या फिर बोरिंग कॉस्ट की आपकी सेगमेंट रिपोर्ट है, या फिर डिविडेंड पर शेयर है, ये सब चीज़ें जो आपको डिस्क्लोजर में देनी होती हैं। उसके बाद बात आती है कंपेरेटिव कब कब करना है। कंपेरेटिव पीरियड ऑफ IFR क्या देंगे? कंपेरिजन हम फुल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेटिव देते हैं कंप्लीट ईयर का, कंप्लीट प्रीवियस ईयर का। तो उसी के साथ अभी ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी IFR यानी कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से कंपेरेटिव होंगे।
देखिए अगर आप IFR में बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एंड ऑफ करंट जो अब की बार की जो है तो उसके साथ साथ क्या देंगे, एंड ऑफ मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप P&L बना रहे हैं तो P&L में क्या क्या आपके जो है साथ में कंपेरेटिव आएंगे, करंट इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड के तो जाएंगी, प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड की जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप जो ये बना रहे हैं, ये आप बना रहे हैं अप्रैल से लेकर जून तक की 2024 में, तो आपकी इसके सबसे कंपैरेटिव कौन सी जाएगी, 2023 की सेम पीरियड की, यानी अप्रैल से जून की ही। उसके बाद बात आती है ईयर टू डेट करंट ईयर की, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू एंड ऑफ द करंट पीरियड। मान लीजिए अगर आप के दो यहाँ पे देखते हैं, ये अप्रैल, जून और ये सितंबर, यानी कि सेकंड क्वार्टर, ये आपका क्वार्टर 1, ये आपका क्वार्टर 2। मान लीजिए आप इस क्वार्टर की इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये क्वार्टर देनी है, फिर प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड की, यानी कि 2024 की अगर करंट है तो 2023 की भी आपको इसी पीरियड की, सेम पीरियड की देनी है। साथ साथ ईयर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यानी दोनों क्वार्टर की साथ साथ आपको बिगिनिंग टू ईयर की भी देनी है, और यही जो है प्रीवियस ईयर की भी देनी है, यानी कि 2024 की भी और 2023 की भी। जो ब्लैक में है 2024 की भी, और ईयर टू डेट यानी कि 2023 की भी, वाई टू डेट यानी कि ईयर टू डेट। इसके बाद बात आती है कि P&L हो गया, उसके बाद ये आपसे बात करते हैं CFS की। CFS की जब आप बात करेंगे तो ईयर टू डेट देनी है, करंट पीरियड की भी और प्रीवियस पीरियड की भी। इसके अलावा कुछ नोट्स हैं जिसको अबव पीरियड जो ऊपर सारे तो डिफरेंटली रिक्वायर्ड फॉर IF रिजल्ट्स डिफरेंटली, जो उनके देना सीजनल अगर आपका बिजनेस है, जनरली आप क्या करेंगे, कंपनी प्रिपेयर करती है 12 मंथ की ईयर टू डेट पीरियड आल्सो साथ में करती हैं, क्योंकि जनरली कंपेरेटिव प्रिपेयर किया जाता है 12 मंथ्स का। उसके बाद आप बात करते हैं जी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन जो क्वेश्चंस भी आएंगे इसके ऊपर, जो आपका यहाँ पर इंड एस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका अब रहने वाला है वो ये है। इसमें बात करते हैं कि रेवेन्यू को आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड अनलेस कैन बी डन एट द फाइनेंस। मतलब आप डेफर नहीं कर सकते कि आपके पास रेवेन्यू आ गया, मान लीजिए सीजनल बिजनेस है और आपने सोचा कि अब की बार जो है कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, या तो आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारा जो है मई में जाके 5 लाख होगा तो हम उसके हिसाब से आज कुछ बुक कर लें, ऐसा आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका मई में 5 लाख हो गए, ठीक है, और आपको लगता है कि जून जुलाई अगस्त में कुछ नहीं होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो 6 महीने के लिए हमारा रेवेन्यू है तो हम इसको डिवाइड बाई 2 करके सिर्फ 2,50,000 बुक कर लें। ये नहीं, आपका रेवेन्यू आ गया तो इसी साल बुक होगा। हाँ, लेकिन डेफर्ड एंटिसिपेटेड तब किया जा सकता है जब अगर आप फाइनेंशियल ईयर के एंड पे होते, कंप्लीट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते तब भी कर सकते, तो फिर आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 115 के एज इट इज इसके ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो शुड नॉट बी डेफर्ड और एंटिसिपेटेड अनलेस एट द एंड, क्योंकि अगर इसको डेफर्ड नहीं कर सकते, ऐसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि आपने इस साल इस टाइम इस इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड में कोई खर्चा किया उसको आप नेक्स्ट में नहीं लेके जा सकते अनलेस तब तक कि आप एट द एंड भी ऐसे करते हैं, क्योंकि सच में कोई आपके जो है आउटस्टैंडिंग होते तो सॉरी प्रीपेड होते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उन्हीं क्राइटेरियाज़ को, उन्हीं फॉर्मूलाज को लगाकर ही आपको यहाँ पर भी ऐसे बुक करने हैं। आपके एसेट्स या लायबिलिटी, आपके एसेट्स या लायबिलिटी तब भी आप रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो क्वालिफाई करेंगी डेफिनेशंस एज पर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, क्योंकि सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं 12 मंथ्स के लिए, ये शॉर्टर पीरियड के लिए करेंगे, बस इतना ही फ़र्क है सिर्फ पीरियड का, बाकी कोई भी रिकॉग्नाइजेशन जो क्राइटेरिया है उसमें कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आपने कोई एस्टिमेट्स रिवाइज करने हैं, कोई आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया जो कि प्रीवियस इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड से रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे, इसको करंट में कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टर वाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ का कोई एक्सपेंसेस था, मान लीजिए 1 लाख का। अब हुआ क्या कि एक्सपेंस तो इससे इस पीरियड से रिलेटेड था, परंतु तो क्या हुआ इस चीज़ में कि इसका जब एस्टिमेट्स रिवाइज हुए तो हमने वो यहाँ पे किया, या फिर उसका यह है कि यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए था, हम करना रह गया हमारा, या पिछले से रिलेटेड था तब हमारी नॉलेज में वो नहीं था, हम क्वार्टर 2 की कर रहे थे, तो हम इसके अंदर उसको एक्सपेंस बुक कर देंगे, यानी कि एक्सपेंस जो है क्वार्टर 2 के वो 1 लाख से क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। उसके बाद है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है तो नोट एडजस्टेड इन करंट इंटरिम पीरियड एडजस्ट इन ईयर टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप करंट में चेंज ना करते उसको क्या करें, ईयर टू डेट है उसमें भी आप चेंज करें। आपका अगला है जी एस्टिमेट
कैलकुलेशन क्या आपने करना है, आप बेस्ट एस्टिमेट लगाएंगे ऑन ईयर टू डेट बेसिस पे और एडजस्ट करेंगे इफेक्ट इन द करंट इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड। एक कैसे हम इसको बताते हैं, मान लीजिए आपकी कोई कैलकुलेशन है जिसमें आपने कैलकुलेशन में देखा कि 2 क्वार्टर, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, मान लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर कुछ वो रहना कि आपने एट द एंड ऑफ क्वार्टर 1 एज्यूम किया कि आपके पास जो है वो 90 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे और पर एम्प्लॉय जो आपका एक्सपेंस होना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मान लीजिए 10 रुपये का होना, तो आपने क्या सोचा कि पूरे साल का जो वो कितना रहेगा 900 का रहेगा, और उसके हिसाब से आपने डिवाइड किया क्वार्टर में, और क्वार्टर के हिसाब से आपने इसको जो है बुक कर दिया 225 का। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या देखा कि अब कितना होना चाहिए था, अब आपने देखा कि ईयर टू डेट, अब सेकंड क्वार्टर में आपने देखा कि एम्प्लॉय जो है वो 100 होंगे, खर्चा 10 रुपये का ही रहेगा, यानी कि पूरे साल का खर्चा कितना है आपका 1000 का। तो आपको ये नहीं देखना कि डिवाइड बाई इसको 4 करो और एक क्वार्टर का 250 आ गया, जी नहीं, आप ऐसे नहीं करने वाले। आप क्या करेंगे, ईयर टू डेट, ईयर टू डेट देखेंगे। ईयर टू डेट में क्या रहेगा, ईयर टू डेट में हो गए 2 क्वार्टर, यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, इंटू करेंगे 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 500। आपको 500 का एक्सपेंसेस बुक करना है, ऑलरेडी आप बुक कितना कर चुके हैं 225, तो जो बाकी डिफरेंस बच गया यानी कि 3, यानी कि जो आपका अब डिफरेंस बच जाएगा उसको आप बुक करेंगे यहाँ पे 275 को। तो सेकंड क्वार्टर में आपका एक्सपेंसेस कितना आ गया यहाँ पे 275 का। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे बुक करना है, ये बता रहे हैं। आपका कोई टैक्स एक्सपेंसेस है तो टैक्स एक्सपेंसेस को आप कैसे बुक करने वाले हैं उसको भी ये भी देखते हैं। टैक्स एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड एज ईयर टू डेट बेसिस के आप उसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, बेस्ड ऑन एक्चुअल एंड फ्यूचर एस्टिमेटेड इनकम इन करंट ईयर, आप करंट ईयर के एस्टिमेटेड इनकम देखेंगे, उसके ऊपर करंट टैक्स लगाएंगे कोई स्पेशल टैक्स के बिना, और स्पेशल टैक्स अलग से लगाएंगे, डेफर्ड टैक्स को अलग से देखेंगे। वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे हर एक का, स्पेशल टैक्स का अलग, डेफर्ड का अलग और करंट का अलग। उसके बाद ईयर टू डेट टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे आप, स्पेशल का अलग, डेफर्ड का अलग, करंट का अलग, और इंटरम टैक्स एक्सपेंसेस क्या करेंगे, आपकी कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग और द प्रीवियस टैक्स एक्सपेंसेस जो आपके कर चुके होंगे। यानी कि आपका क्वार्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 और 4, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4। आप क्वार्टर 2 पे आप मान लीजिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं क्वार्टर 2 के इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए स्पीड, ठीक है। आपने देखा कि आपकी इनकम यहाँ तक कि आपको पता ही है कितनी हो गई है। अब बाकी जो है इतनी इस इनकम को क्या करेंगे, आप एस्टिमेट लगाएंगे। उसके बाद आप टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे। आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए आपकी कोई सिंपल है तो करंट टैक्स हो गया, कोई स्पेशल टैक्स इनकम है तो उसके ऊपर क्या हो गया आपका स्पेशल टैक्सेस आ गए। आप उनको निकालेंगे एवरेज कि आपका कितनी इनकम पे, मान लीजिए कि आपकी, हमसे अभी करंट टैक्स लेते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम आ गई 10 लाख, ठीक है, इसके ऊपर आपके जो टैक्स आ गया 112,500 हम एक ले लेते हैं, ये आपका टैक्स आ गया। नॉर्मली आते हैं विदाउट जो है अगर हम हेल्थ एजुकेशन सेशन लगाए तो आपका इंडिविजुअल में ये आता है, लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं कि फॉर द बेस कैलकुलेशन हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसको 1 लाख रुपीज़ ले लेते हैं। तो आपका क्या था 10 लाख रुपये का आपकी इनकम, इसके ऊपर मान लीजिए टैक्स आ गया 1 लाख रुपये का, तो आपका कितना एवरेज रेट कितना आ गया, 10% का रेट आ गया आपका एवरेज फॉर द ईयर। अब इसमें आप क्या कर देंगे, फॉर द क्वार्टर एंड सेकेंड एंड पे आपको जो ईयर टू डेट की इनकम है, मान लीजिए आपकी अभी तक आई है 4 लाख की, ठीक है, ये आपकी कितनी आई है 4 लाख, इंटू कर देंगे 10%, और ये आपका एक्सपेंस कितना हो जाएगा 40,000 का आपका एक्सपेंस बुक होना चाहिए। और मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में आपके 1.5 लाख आप कर चुके हैं और इस क्वार्टर के 2.5 लाख है, ठीक है, तो आपने इसके बेस पे कितना किया हो, आपको 40,000 का करना है और आप मान लीजिए ऑलरेडी 15,000 रुपये का बुक कर चुके हैं, तो बाकी कितना बच गया आपका 25,000 रुपये। आप ये इस साल इस इंटरिम पीरियड का टैक्स एक्सपेंस आपका आ गया। इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी। ये मेन पार्ट लास्ट वाला था जो सबसे इम्पोर्टेंट था।